सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक ऐसा फोरम है यहाँ किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ तादीबी अदालती कार्रवाई की जाती है। पाकिस्तान में ऐसी नज़ीर बहुत कम मिलती है कि किसी मुअज़्ज़ज़ जज को इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक टहरे में खड़ा किया गया हो। जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी के खिलाफ परवेज़ मुशर्रफ ने जब रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा तो पूरे मुल्क में अदलिया की बहाली की कार्रवाई का आगाज हो गया। पाकिस्तान की वकला बरादरी के कुछ अफराद एक मुअज़्ज़ज़ जज के खिलाफ काफ़ी अरसे से जहर अफशानी कर रहे थे। ये फैसला किसी कानून पे मबनी नहीं है और जज साहब को वैसे भी यहाँ नहीं होना चाहिए था, किसी मस्जिद का खतीब होना चाहिए था। अब कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक रिटायर्ड मुलाजिम के जरिए दरख्वास्त दायर करवाकर केस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा जा रहा है। इस मुअज़्ज़ज़ जज का नाम गुज़श्ता सालों में सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और इन नाम नहाद वकला के हलकों में इसलिए नफरत की अलामत बना रहा है कि वो ऐसे फैसले करते रहे हैं जो इंसाफ के साथ साथ जुर्रत की भी अलामत थे। ब्यूरोक्रेसी, पैमरा और सियासतदान इनके नाम से कांपते थे। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खुफिया रखी जाती है ताकि जज साहिबान की इज्जत पर हर्फ ना आए। पाकिस्तान की तारीख का ये पहला मौका है कि इस मुअज़्ज़ज़ जज ने कहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खुली अदालत में की जाए और ये इनका आर्टिकल 10 अलफ के तहत बुनियादी हक है। अस्सलाम वालेकुम, आपको प्रोग्राम हर फिराज में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जमील फारूकी और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं जनाब औरिया मकबूल जान साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के किरदार, शिकायत की सूरत में इन कैमरा प्रोसीडिंग्स या मुमकिना ओपन ट्रायल की दरख्वास्त पर बात करेंगे। और पाकिस्तान की तारीख में यह पहली दफा हुआ है कि किसी मुअज़्ज़ज़ जज ने अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई पर ओपन ट्रायल की दरख्वास्त की है। इसी पर हम बात करेंगे औरिया साहब से। औरिया साहब, ऐसा क्या हुआ है कि इन मुअज़्ज़ज़ जज के खिलाफ हो गए हैं लोग? देखिए, पहली बात है कि इससे पहले कि मैं उनकी तरफ जाऊँ कि क्यों ऐसा हो गया है, लोग खिलाफ नहीं हुए। बेसिकली एक सेक्ट है। असल में हमारी वकला बरादरी काफ़ी अरसे से पोलिटिसाइज अगर शुरू से थी, काफ़ी अरसे से रही है, लेकिन होता यह था कि वो अपने जो सियासी चपकलश थी वो अपने आप तक रखती थी। जब कोई उनमें से जज बन जाता था तो वो सबका जज होता था और उसको सबके जज की से इज़्ज़त और तौक़ीर दी जाती थी। और जुडिशरी की एक इज़्ज़त थी जो सब वकला के अंदर जैसे कहते हैं मानी जाती थी। मतलब उनके खिलाफ भी फैसला होता था तो वो सर झुका के माई लॉट करके बाहर निकलते थे। ऐसा नहीं होता था कि वो पेपर फाड़ के बाहर निकलें और ये करके, ऐसा कभी नहीं होता था। गुज़श्ता जो मूवमेंट चली है उसके अंदर ये चीज़ काफ़ी जो है आगे बढ़ी, वकला की, जिसको वकला गर्दी भी लोग आजकल कहते हैं। जी। उसमें वकला दो वाज़े ग्रुपों में भी तकसीम हो गए और वो ग्रुप आपको सामने नज़र आते हैं और दोनों इलेक्शन लड़ते हैं, कभी एक जीतता है कभी दूसरा जीतता है। फिर वकला के अंदर एक ऐसा ग्रुप भी है कि जो बुनियादी तौर पर एक सेकुलर और लिबरल टोन भी लेता है और उनको कोई ऐसा फ़ैसला पसंद कभी भी नहीं आया कि जिस फैसले में अंदर हमारी इक़्तिदार, हमारी रिवायात, इस्लामी असूल, कॉन्स्टिट्यूशन का इस्लामी तशख़्ख़ुस, उसकी बात की गई और इसका तहफ़्फ़ुज़ किया गया। राइट के लोगों को जिसमें सपोर्ट किया गया, मतलब नहीं, राइट का सपोर्ट, जज का काम सपोर्ट करना नहीं होता, नहीं, जज का काम फैसला करना होता है, फैसला करना होता है। और अगर उसने कानून में इस्लामी शिकों की बुनियाद पर फैसला किया, क्योंकि सपोर्ट करने की तो बात नहीं, अगर जज ने सपोर्ट किया तो उसका मतलब जज बायस हो गया, गलत हो गया ना। जज तो बुनियादी तौर पर इस्लाम की बेसिक प्रिंसिपल्स जो कि एम्बॉडीड हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनके बारे में फैसला करता है। अब हुआ यह है कि 6 के करीब मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैं जजों के ख़िलाफ़ वो अपील्स जो हैं वो उसके अंदर गई हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। उनमें से एक जज जो हैं वो जो पंजाब के जज थे मदर इकबाल सिंधु, उन्होंने तो इस्तीफ़ा दे दिया है कि ठीक है मैं ट्रायल नहीं सुनता, क्योंकि बुनियादी तौर पर इन कैमरा रखी इसलिए जाती है कि आप या तो इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि नॉर्मली होता यह है कि जज को ट्रायल में खींचा नहीं जाता। एक ट्रायल, सिर्फ एक बड़ा फेमस ट्रायल हुआ था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो उसमें बाकी नॉर्मली जो होता था बुला के कहा जाता कि ये आपके खिलाफ एविडेंस आ गया है, आप ट्रायल चाहते हैं। तो ये इन कैमरा क्यों होता है, ओपन ट्रायल क्यों नहीं हो सकता? उसके 209 जो है आर्टिकल, उसके अंदर एक प्रोविजन है कि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनेगी। उसके साथ क्या कहा गया है कि इन जजों को, इनके खिलाफ जो ट्रायल है,
ये सैंटिटी रखी। अभी हमने रिकॉर्डिंग सही नहीं हुई, जैसे वजीउद्दीन साहब से हमने गुफ्तगू की थी जी, तो उन्होंने एक बड़ा खास फिक्रा बोला था कि जज की एक इज्जत होती है जैसे खातून की इज्जत होती है जी। और हम ये चाहते हैं कि उसको बाजार में ना उछाला जाए और ये सब, ये बड़ा एक तस्वर है। लेकिन यहां पर मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है और मामला उलट आ गया जी, यहां पर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जो हैं, जिनका हमने नाम आज मैं ले रहा हूं, आज अखबारों में जी, जी, नाम जी, जी। नहीं लिया गया, लीड है, उनका। स्टोरी है, लीड है, कल के डॉन में है, आज के उसके अंदर भी है न्यूज में। तो उन्होंने उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर हुआ और रेफरेंस दायर किया गया सीडीए के एक एम्प्लॉई ने, और जो रेफरेंस के बारे में दायर बात है, आप ये बात सीक्रेट इसलिए नहीं रहेगी कि जिन लोगों ने दायर करवाया हुआ है वो सोशल मीडिया पे बड़बड़ करे जा रहे हैं जी, करे जा रहे हैं, बिल्कुल। उन्होंने कहा जी इन्होंने पता नहीं एक कादरी जो है उसकी एक किस ली थी, वो भी कोई एक बंदा है उसकी उस तस्वीर लगा के मिला के इनको किया गया था, कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है जो बहुत ही गलत। अब जब सोशल मीडिया पे चल जाए तो बड़ा गलत हो जाता है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये जब सरकारी घर के अंदर मरम्मत करवाई, मतलब ये छोटी छोटी चीजें जो होती। अब जज साहब ने पहली दफा पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में ये कहा है जी कि मैं ऑन ट्रायल हूं ना, मैं काबिले ताजीर हूं ना, मुझ पे मुकदमा चल रहा है ना, मेरी इज्जत इन क्वेश्चन है ना, आप मेरे ऊपर मुकदमा खुली अदालत में चलाएं। और फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसके ऊपर किसी का कोई हक नहीं होता। 10A फंडामेंटल राइट्स हैं जी। इन फंडामेंटल राइट्स के अंदर फेयर ट्रायल जो है ये आपकी एक, जैसे कहते हैं वो है अपना हक है, बुनियादी हक। ये फेयर ट्रायल ओपन होता है ताकि पब्लिक को पता हो, ये इन कैमरा नहीं होता, ये पियर्स ट्रायल नहीं होता नॉर्मली। लेकिन बार उनकी आर्गुमेंट है। अब मसला सारा ये है कि लेकिन और ये अगर तारीख में कोई इस तरह का पहले नहीं हुआ है एक्शन, तो अब क्या जरूरत है ओपन ट्रायल की? अब क्या जरूरत है? मैं अर्ज करता हूं उसकी दो वजूहात हैं जी। मतलब मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूं जी कि अगर एक जज साहब ने ये हिम्मत की है तो ये एक प्रेसिडेंट बनना चाहिए अल्लाह और सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों के मुताबिक। एवरीबॉडी इज क्वेश्चनेबल and everybody is to be treated equally in the eyes of the law, in the eyes of the law. ठीक। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू आ गया हुआ है। आपने 500 जजों को कह दिया कि आप नहीं करना चाहते, आप इन कैमरा प्रोसीडिंग करेंगे, हम ट्राई करेंगे, खत्म, दैट्स ऑल। ठीक। एक जज कहता नहीं, जिस वकील ने मेरे खिलाफ बोलना है तशरीफ लाए, बोले। जिस वकील ने मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन करनी है करे, सामने आके करे, सबूत लाए जी। जिस बंदे ने भी। अच्छा, उसमें करते ये हैं क्योंकि वो अमूमन हमारे यहाँ एक रवैया होता है, ब्यूरोक्रेसी में भी है, फौज में भी है, कि जी हीरो बनने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ऐसा नहीं होता। हर बंदे की इज्जत जो है उसको बहुत प्यारी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। एक आदमी अगर ये कह रहा है तो मेरा ख्याल है कि जुडिशरी को भी सोचना चाहिए किसी न किसी तौर पर कि नहीं, लेट हिम। उसकी एक वजह होगी, उसकी वजह ये होगी उसका एक रास्ता रुकेगा। फ्रिवलस एप्लीकेशंस देने वाला जो शख्स है ना जी, उसका रास्ता रुक जाएगा। अमूमन मिसालें दी जाती हैं पुरानी जुडिशरी की, बहुत बड़ी, बहुत कमाल। जस्टिस कॉर्नेलियस की मिसाल दी जाती है, जस्टिस मुर्शिद की मिसाल दी जाती है, फलां की मिसाल दी जाती है, उसके वो बड़े बड़े लोग थे, ज्ञानी की मिसाल दी जाती है। वक्त के साथ साथ पानी बहुत पुलों के नीचे से गुजर चुका हुआ है और हम जजों के बारे में ना किरदार के बारे में गुफ्तगू करते हैं, ना करना चाहिए हमें। लेकिन बुनियादी तौर पर ये ज़माना कभी जुडिशरी नहीं देखा था कि उनकी अदालतों के अंदर वकील जो हैं वो ऐसे नाचते फिरें जैसे कि समझ आती। बहुत कुछ बात मैं नहीं बयान करना चाहता। इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो एक बनी हुई है लॉबी, उसमें होगा, सिर्फ आखिरी फिक्रा बताता हूं। गो अहेड। कि अगर वो आजादाना तौर पर बहाल हो गए, उनको फियर क्या होता है मुझे नजर आता है, मैं पहली बात तो नहीं हुई जी, कि अगर वो आजादाना तौर पर जजों ने उनको बहाल कर दिया
तो ये सारे वकील करेंगे जी अपने जज हैं उन्होंने छोड़ दिया। सही सही। ये कितना बड़ा और जी अंदर वन कमरा, हम तो कहते थे खुला, क्योंकि एक और वकील का नाम सिर्फ आखिर में यहाँ जाता हूं, उन्होंने एक वकील हैं ये बैरिस्टर राहिल कामरान शेख जी, इन्होंने अपील की थी कि ओपन किया जाए ट्रायल। तो उनको यही डर है कि वो कहेंगे जी जज मिल गए इनको छोड़ दिया, और ये ब्लेम जो है कोई भी ऑनेस्ट आदमी अपने आप पर नहीं लेना चाहता। मेरा ख्याल ये है इसमें जुडिशरी की भी इज्जत होगी अगर उनको ओपन ट्रायल करते हैं। अगर ओपन ट्रायल हो, मतलब आप इस आर्गूमेंट को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान के कबायली इलाकों में ड्रोन हमलों की। ट्रंप इंतजामिया आई है, उस इंतजामिया के आने के बाद अब फिर ड्रोन अटैक्स हुए हैं। अगर ऑपरेशन पाकिस्तान में हो रहा है तो अमेरिका की जानिब से ड्रोन अटैक्स क्यों, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हमने बात की थी कि हम बात करेंगे अमरीकी ड्रोन हमलों की, लेकिन अभी अभी हमें खबर मिली है कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सज्जाद अली शाह साहब इंतकाल कर गए हैं, और उनके इस इंतकाल पुरमलाल पर हम बात करेंगे औरिया साहब से। औरिया साहब, कितनी बड़ी शख्सियत है और कितना बड़ा खला है ये? खला तो कोई नहीं, जाहिर बात है रिटायर्ड थे, लेकिन उनका एक नाम तो था। नाम, उनकी एक बुक बड़ी खूबसूरत है, मैं उस पीरियड के एक हिस्से का विटनेस हूँ जी। उनके खिलाफ एक ट्रायल, वो जज चीफ जस्टिस थे जिनके खिलाफ उनके खुद जजों ने बगावत की थी, और मैं उस वक्त कोयटा में था, और आप याद अच्छी तरह के मीर मुल्क मैंगल साहब उस वक्त चीफ जस्टिस होते थे, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जज होते थे। और उस ज़माने में हुआ ये था कि इन्होंने एक जजिस केस के तहत इन्होंने एक किया था कि तमाम जज जो है सीनियरिटी के ऊपर लगेंगे, लेकिन चूंकि इनको बेनज़ीर लगा चुकी हुई थी और इनका इख्तलाफ हुआ था आसिफ जरदारी के साथ। आसिफ जरदारी कुछ अपने ख़ास लोगों को जज लगाना चाहता था और इन्होंने उनको नहीं लगाया था, जिसके ऊपर बड़ा आसिफ जरदारी साहब नाराज़ हुए थे जी। वो कहते कि हमने इनको चीफ जस्टिस बनाया हुआ है और ये किया हुआ है वो। तो उसके बाद इनकी गवर्नमेंट चलती रही, तो फिर नवाज शरीफ साहब आगे। नवाज शरीफ साहब ये समझते थे कि ये हमारे आदमी हैं ये वो, लेकिन नवाज शरीफ साहब ये तो बेसिकली बंदे थे उसूल के जी। तो उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई गई थी। उनके दो तीन जजों के का एक बेंच था, कोयटा बेंच जिसको कहते हैं, उसके अंदर एक पिटीशन दायर की गई थी कि जहां बाकी आते हैं तो ये भी चूंकि सीनियर नहीं तो इनको भी खत्म किया जाए। अच्छा। तो वह ये था कि रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्री थी उसके ऑफिस को वो उन्होंने रजिस्ट्रार को कहा था कि तुम उसको लॉक करके चले जाओ। अच्छा। और उसको लॉक तोड़ा गया था। अच्छा। मुझे अच्छी तरह याद है वो सारा। राइट राइट। एक वकील होता था बड़ा कमाल का आदमी, वो नाम नहीं लेना चाहता, कोयटा में बेचारा उसमें चला गया, शहीद हो गया धमाकों में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसने जाके FIR जाके जमा करा दी थी कि जनाब इसको तोड़ा गया है, और वो कुछ हमारे मौजूद जजों की उस पर करा दी थी, और इसको पिटीशन को निकालेगी। वो पिटीशन पेश हुई, शरीफुद्दीन पीरजादा पेश हुआ था उसमें। अच्छा। हाँ, और उसमें थे मेरे ख्याल जैसे खलील रहमान थे दाढ़ी वाले जी 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 जी, और मेरे ख्याल नासिर हसन जाहिद थे और शाहद हसन खान, ये 3 जज थे। ठीक। इन्होंने उनको अपने ही चीफ जस्टिस साहब को वो ओहदे से हटा दिया था, और ये बड़ा क्राइसिस बना। उससे पहले नवाज शरीफ साहब 2-3 शिकार हजम कर चुके हुए थे, जहांगीर करामत को हटा चुके हुए थे जी। उससे इस्तीफा ले चुके हुए थे, क्या कहते हैं वो जो था प्रेसिडेंट फारूक लगारी से इस्तीफा ले चुके थे। तो ये बेसिकली सज्जाद अली शाह साहब एक बहुत बड़ा किरदार थे। राइट। उन्होंने जो किताब लिखी है बड़ी कमाल की किताब लिखी है इस हवाले से, और उनके फैसले बड़े ज़बरदस्त होते थे जी। और ये उन लोगों में से थे जो हमेशा वोट ऑफ डिसेंट हमेशा देते थे, इनकी राय मुख्तलिफ होती थी अपने तमाम जजों से, बड़े कमाल के आदमी थे। अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, ऐसे कमाल के किरदार अल्लाह करे हमारे जुडिशरी में भी इस तरह के जानदार लोग आते रहे। अच्छा सर, अब ट्रंप की पॉलिसी की बात करते हैं और ड्रोन अटैक्स की बात करते हैं। फिर ड्रोन अटैक हुआ है, देखिए काफी अरसे पहली बात तो ये है कि ये वाहिद ड्रोन अटैक है जी कि जिसको हमारे प्रेस भी खा गया, पता ही नहीं चला। यानी आप अंदाजा करें अमेरिकन प्रेस भी खा गया उस तरह जी कि 2 लोग मरे हैं, किसी ने नहीं बताया ये 2 लोग कौन थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप गुज़श्ता 2 साल से इतनी बड़ी एक मुहिम चलाई हुई है जी, लाखों लोग आपने शुमाली वज़ीरिस्तान से हिजरत करवा के आपने उनको अलहदा रखा हुआ है। शुमाली वज़ीरिस्तान से भी लोग बैठे हैं, जनूबी वज़ीरिस्तान से भी बैठे हैं, बाजोर से भी बैठे हैं, पूरा लाहौर शहर भरा हुआ है बेचारा लोग उनका सर। ठीक, ये सब कुछ हो है, उसके बावजूद भी अमेरिका जो है वो
हमला कर देता जी। है। आपको एहतजाज तो करना चाहिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, अपोजिशन को, एटलीस्ट अपोजिशन तो है। चले देखे ना, आपको कम से कम खड़े होकर ये कहना चाहिए कि आपने आप गवर्नमेंट, ये बेसिकली देखे होता है एहतजाज होता है फॉरेन ऑफिस लेवल पे, ये एहतजाज ना अपोजिशन का बनता है ना किसी और इंस्टीट्यूशन का बनता है जी। ये राइट है फॉरेन ऑफिस का, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट गुफ्तगू होती है। ये पाकिस्तान का कोई लोकल अफेयर नहीं है जी कि जिसके अंदर आप चार बंदे फजल रहमान या इमरान खान ने फलां उठ के गुफ्तगू करेगा। इट्स द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पाकिस्तान की इज्जत और तौकीर सिटिंग गवर्नमेंट के हाथ में होती है। अगर दहशतगर्द मौजूद हैं तो फिर अमेरिका की इंटरवेंशन ही क्यों है? पहली बात, हम खुद क्यों नहीं कंट्रोल करते? पहली बात तो यह है कि मौजूद नहीं है। अच्छा, क्यों मौजूद नहीं है? हमें बता दिया गया कि मौजूद नहीं है। ओके, अगर मौजूद हैं तो फिर हम इतना बड़ा रिस्क लेके इतनी बड़ी सारी सूरत हाल, उसकी रिपरकशन बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारे मुल्क में धमाके हो रहे हैं जी। हम उसके बुनियाद के ऊपर अफगानिस्तान ने हमारे साथ एक जंग छेड़ी हुई है, बोला को नहीं नवाज शरीफ और उसकी गवर्नमेंट। सही, एक एहतजाज रजिस्टर नहीं कराया यार, कराना चाहिए। देखे ना, इंडीड व्हेन यू आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट, तो इस मुल्क की इज्जत और बाउंड्रीज गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं। जी, ये पाकिस्तान की फौज का काम नहीं है, ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट का भी काम नहीं है, ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की रिस्पांसिबिलिटी है। एंड हु इज द फॉरेन मिनिस्टर? अभी तो नवाज शरीफ साहब खुद देख रहे हैं, खुद हैं जी। यही तकलीफ बात है सबके लिए, हमारे लिए। राइट, ठीक, तो ये बात है कि आर्या साहब, 4 साल पहले ड्रोन हमला होता था तो अपोजिशन भी वावेला करती थी, धरने दिए जाते थे, अब खामोशी है। इमरान खान साहब क्यों खामोश हैं? हाँ, करना चाहिए, करना, लेकिन मसला ये है कि नहीं, इमरान खान का स्टेटमेंट आया है ड्रोन के ऊपर जी। आई हैव सीन इमरान खान का, लेकिन स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट की हद तक है ना सर। इमरान खान वहां चला गया था जी, पूरा का पूरा जुलूस ले गए जी, तो क्या कर लिया गवर्नमेंट? ऑल दैट वजीरिस्तान में गया था ना इमरान खान, बिल्कुल गए थे, ठीक है, क्या कर लिया आपने? कुछ भी नहीं, खामोशी। इसका मतलब यह है कि नथिंग हैपेंस इवन इन अपोजिशन, जहां आपके मफादात बिके हुए हों, ये मसला है। ठीक, एक तो ये। अब आते हैं उसका रीसेंट जो अपना सारे का सारा जो सिनेरियो बना है डोनाल्ड ट्रंप वाला। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अभी थोड़ी देर पहले दोबारा साइन कर दिया, हाँ जी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे। अब उन्होंने अपनी जुडिशरी को बाईपास करने की कोशिश की है, और लगता है एक पाकिस्तानी उस्ताद है उनका। सही कहा है ना डोनाल्ड ट्रंप खान, पाकिस्तानी उस्ताद है। अच्छा। यकीनन कोई उसने कोई इसी तरह वो हमारे यहाँ होता है ना, को स्टे ऑर्डर दे देना उसको, जी जी, तो वो कोई इमारत बनवानी हो आपने, तो वो करते हैं, अच्छा यार स्टे ऑर्डर है तो इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं क्या करूं यार, वहां तो हंगामा हो जाएगा, उसको लिखो अपना उसको एसएचओ को कहेगा जी फोर्स ज्यादा चाहिए, एसपी को लिखो, एसपी को कहेगा फोर्स और चाहिए, आईजी को लिखो, आईजी जाके जी सारे बंदोबस्त करो, 15 दिन लगेंगे, इतने में छत पड़ जाएगी। बिल्कुल ठीक। उसने भी वो किया, ये है कि इसने कहा ये इससे टेम्पररी बैन 90 डेज। जी। दूसरा सबसे बड़ी बात 6 कंट्रीज के लिए, नहीं, इराक एक्सक्लूड हुआ है। जी, इराक को निकाल दिया ना, इराक इसके अलावा 6 ममालिक। इराक क्यों एक्सक्लूड है? क्यों? पहला केस ये हुआ था जो इराक का था, एक आदमी था, उसने 9 साल इनके साथ काम किया था जी। इराक हुआ है एक्सक्लूड स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन के कहने पे। अच्छा जी, पेंटागन के कहने पे स्टेट डिपार्टमेंट, क्योंकि पहला केस था, उसने कहा मुझे रोक रहे हो, मैं तुम्हारे साथ 9 साल तुम्हारी खिदमत करता हूं, तुम्हारी जासूसियां करता रहा, मुझे तुम कैसे एक्सक्लूड करते हो? फिर शाम के मसले, अच्छा बहाना ये लगाया गया है कि आईएस के बारे में हम करें, हालांकि आईएस बुनियादी तौर पे खुद अमेरिका ने खुद बनाई हुई है, सबको पता है, और अमेरिका ने बनाई हुई है बुनियादी तौर पर ट्रंप ये कहता है विद द हेल्प ऑफ ईरान जी, क्योंकि देखे ना फलूजा फतह हुआ है, हम अमूमन आईएस के बारे में कहते हैं कि एंटी शिया है, तो ऐसा नहीं है, ये फलूजा फतह हुआ है जी। ठीक, फलूजा में आईएस पहुंची है जी, ये सामने करबला और सामने नजफ, आप उस तरफ नहीं गए, अब वापस मुड़ के मूसल फतह करने चले गए जी। तो इसलिए मतलब कि आपकी लड़ाई शिया सुन्नी की नहीं थी, आपकी लड़ाई कुछ और तरह की थी, राइट। और आपने सारे के सारे, हुआ यह है कि वो एक आईएस खड़ी इसलिए की गई है कि मुसलमानों का एक गंदा सा इमेज जहाद का पैदा किया जाए, ताकि वो जो लोग वहां जाए वो हौसले बना लेते हैं जी जी, ताकि वो जाएं और वो समझें कि ये सूरत हाल बैठ, और सारा मिल मिला के हुआ है। मतलब अबू बकर बगदादी की बीवी जो है वो वहां पर होती है,
उनका कैप्चर होती है हिजबुल्लाह के, जब तो नुसरा जाता है वहां जाके उनको एक्सचेंज करके ले आता है। ये बहुत गंदी खिचड़ी पक रही जो बक्का वैली के अंदर वो हुई थी, जी जी ठीक, लेबनान में, जी जी, ये बहुत गंदी खिचड़ी पकी हुई है। और मैं एक आप अर्ज करूं कि जो शाम के अंदर मुसलमानों के साथ बिल्कुल स्पेन वाली सूरत हाल हो रही है, पूरे का पूरा जो बॉर्डर है ना टर्की का, जी, उसमें एक एक शहर के अगेंस्ट एक एक शहर है जो शहर आबाद हो रहा है, शहर आबाद हो रहा है, शहर आबाद हो रहा है, शहर आबाद। और अकेला एक आदमी है तैयब अर्दगान, जी, जो कि इस पूरी क्राइसिस के अंदर वहां खड़ा है, जी, अकेला। कोई आप सोच नहीं सकते कि इस वक्त तकरीबन 30 लाख के करीब रेफ्यूजी वहां पहुंच चुके हैं। और अब सिख भाई के कत्ल की बात भी कर लेते हैं। अच्छा, अब इसकी ट्रंप की पॉलिसीज के जी, एक नहीं कई इंडियंस मारे, यस यस, उन्होंने इंडिया के साथ भी, देखो ना, जो पागल होता है ना जी वो सबके लिए पागल होता है। ट्रंप की जो उस्ताद जो पाकिस्तानी ट्रंप का जो पागलपन है ना, उसने इंडिया को भी, मतलब पाकिस्तान के साथ तो है ही है, इंडिया के साथ भी। उन्होंने कहा जी कोई इंडियन नहीं रहने देंगे यहाँ पर, जितने भी इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जी। अब सबसे बड़ा उनके लिए मसला ये बना हुआ है कि अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ चलती है। आप कारोबार कर रहे हैं, आप एक आदमी को $10 देते हैं रोजाना, जी, एक इलीगल जो है वो $5 में काम कर लेता है, तो आपको तो $5 सीधे सीधा नफा हो गया ना, जेब में चला गया ना। बिल्कुल बिल्कुल, अब जो दिन का $50 कमाते थे, आप $55 कमाएंगे, और अगर उन्होंने 5 मजदूर लिख रखे हैं तो $25 कमाएंगे। लेकिन सर नुकसान भी तो है ना कि अगर वो माइग्रेंट्स नहीं है या तारकीन वतन नहीं है, तो आप जो काम सस्ते में ले रहे हैं वो आप सस्ते में नहीं ले सकते। जी वही ना, अब हो जाएगा नहीं, वो तो सारे चीखते तो यही हैं जी कि इसका दिमाग खराब हो चुका हुआ है भाई। वो फ्लोरिडा के साइलों से मैक्सिकन्स जो थे वो यूं आते थे भागते हुए जी, और उनको फिर बंद कर देते थे कुछ देर के। मैंने खुद देखा वो जगह सैन डिएगो के पास, जी जी, ठीक है। और वो क्या करते थे, मैं स्ट्रॉबेरी की जो होती थी ना अपना फार्म, उसमें स्ट्रॉबेरी जो है उसको प्लग करते थे, वो मजदूरी होती थी जी जी, या मतलब वहां किसी और जगह टेक्सास में ऊपर चले गए तो तेल के कुएं में से तेल भी लिया, वहां भेज दिया, अपनी जगह छुप गए। फिर वो छुपते भी थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता 8-10 साल रहने के बाद वो लीगलाइज कर लेते थे, कहीं शादी कर ली, कहीं ये कर लिया, कहीं वो कर लिया। ये सारी चीजें बन गई हुई थी। अब वो कहता है कि नहीं जी, ऐसा नहीं कर, ऐसा मैं नहीं करने दूंगा। तो आगे क्या होगा सर? उसने एक जाती मसला बनाया हुआ है, जाती मसला उसने ये बनाया हुआ है। उसने कहा कि तुम जाते हो वहां पर उसमें मैक्सिको, वहां जाके फैक्ट्री लगाते हो, उस फैक्ट्री में तुम लोगों को मजदूर सस्ता मिलता है, लेकिन तुम अमेरिका में महंगी चीजें बेचते हो। वो तुम्हें जो नफा होता है ना, वो मेरे खिलाफ इलेक्शन में लड़ा सरमायादार है ना सर, पैसे वाला बंदा है ना। इसी तरह तुम यहाँ जो कमाते हो वो भी तुम यहाँ पर बड़े डेमोक्रेसी कैपिटलिस्टिक अप्रोच सर। मसला ये है अपना जमील, सबसे अहम तरीन चीज ये है कि इस दुनिया पूरी जो है ये इस हद तक कैपिटलिस्टिक उसके क्रंच के अंदर है, इस हद तक है कि पानी बेचेंगे उसके लिए हेपेटाइटिस सी का फियर क्रिएट करेंगे जी, ठीक है। खौफ बेचेंगे उसके लिए IS क्रिएट करेंगे, उसके लिए धमाके वाले क्रिएट करेंगे, उसके लिए मतलब लोगों को तबाह करेंगे ताकि उनकी चीजें, असला बेचेंगे, वॉर थिएटर क्रिएट करेंगे। ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है जी, जिसको रिप्रेजेंट अमेरिका करता है जी, ये दुनिया में इंसान को इंसान नहीं समझते, गिनी पिग समझते हैं कि इस इलाके के अंदर हमें पैसा मिलना चाहिए, बेशक हम असला बेचें, बेशक हम किसी को बीमारी बेचें, बेशक हम किसी को भूख और नंग और अफलास बेचें। पूरे अफ्रीका को इन लोगों ने तबाह बर्बाद करके रख दिया हुआ है, पूरे मिडिल ईस्ट को इन लोगों ने तबाह बर्बाद करके रख लिया, पूरे फार ईस्ट को इन लोगों ने तबाह बर्बाद करके रख लिया। गुज़श्ता 50 साल से दुनिया पूरी के अंदर जितने लोग मरे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी इतने लोग नहीं मरे थे। कहीं दवाइयों को इन्होंने रोक के लोगों को मारा है, इराक में दवाइयों की जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कहीं खुराक को रोक के इन्होंने मारा है, ईरान के ऊपर इवन सैंक्शंस दी, ईरान पे सैंक्शंस लग गए, ईरान पे सैंक्शंस, ईरान में तो 3 लीटर का आ गया था, मैं वहीं पर ईरान में था, 3 लीटर पर्सन राशनिंग करते थे जी। वियतनाम में इन लोगों ने मारा है, चिली में, निकारागुआ में, कहां नहीं मारा इन लोगों ने, किस किस जगह, और अभी तक यानी इनकी प्यास बुझती ही नहीं है। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स पाकिस्तान पॉलिसी रिगार्डिंग ट्रंप। पाकिस्तान और ट्रंप देखें, पाकिस्तान को अब ये फैसला करना पड़ेगा। वो पंजाबी में कहते हैं किसे एक दी हो ही रे या रांझे या खेड़े, पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी, पाकिस्तान का सारा मुस्तकबिल
अब पाकिस्तान की सारी मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री माइट एंड मिलिट्री जिसे कहते हैं उसके ऊपर तवज्जो या जो कहते हैं रिलायंस जी, ये खालिस्तान अब चाइना के साथ वाबस्ता हो चुकी है और रूस के साथ वाबस्ता हो चुकी है। That's for sure. आपको एक 2 घरों की बीवी या 2 घरों का खावंद हमेशा बुरा रहता है। 2 कश्तियों का आपको सवार 2 भी। कश्तियों का सवार नहीं हमेशा रहना। बुरा रहता है। बिल्कुल ठीक। एक जगह आपको फैसला करना पड़ेगा। वो पॉलिटिकल लीडर हमारी लीडरशिप हमारी नहीं कर सकती। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का एक आना भी पाकिस्तान में नहीं है। खा वो जरदारी हो, खा वो नवाज शरीफ हो, सबके मकान भी बाहर हैं, सबके कारोबार भी बाहर हैं, Absolutely सबकी fine. जायदादें भी बाहर हैं। उनको वहां से कान पकड़ के लोग कहते हैं अभी देखो तुम्हारी जायदाद कब्जा होगी, इधर उनके बयान बदल जाते हैं। ये है असल मामला। एब्सोल्युटली फाइन, बिल्कुल ठीक है नाज़रीन। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यकीनन आपकी लाइव कॉल और साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान के इंतहाई शानदार इवेंट पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 2 की कामयाबी से हुआ और आज खबरों की जीनत बना, पूरी दुनिया इसको मान गई है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में आपकी लाइव कॉल्स दी जाती हैं। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग 2 के फाइनल के कामयाब इनेकाद की। टॉक ऑफ द टाउन बना है, बल्कि टॉक ऑफ द वर्ल्ड बना है और इंतहाई खुश आइन बात है। बात करेंगे औरिया साहब से। औरिया साहब, PSL 2 का फाइनल पाकिस्तान में हुआ, आज की लीड स्टोरी थी तमाम इंटरनेशनल नेशनल मीडिया की। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरा हमेशा से प्रिंसिपल रहा है जी कि किसी भी कौम को मुर्दा और जिंदा मीडिया बहुत आसानी से कर सकता है। मीडिया जब तक इस कौम को खौफ बेचता रहा है, जी ये खौफजदा रही है। जी हाँ, मीडिया ने चाहा कि खौफ नहीं बेचना, पब्लिक गई है। और मीडिया ने यूनाइटेडली सोच लिया था जी कि हमने PSL के साथ हमने ये करना है और पब्लिक निकली है। जी हाँ। मीडिया 5 रिपोर्टें शुरू कर देता है इस तरह की खौफ वाले जिस तरह किया था इन्होंने, जिस पर जुर्माने भी हुए हैं। जी हाँ, जी हाँ। लोगों ने अपने बच्चे खींच लेने थे, खबरदार ये होने वाला कोई नहीं जाना। पाकिस्तान का 80% जो दुख है ना, वो मीडिया है। ना करें सर, मैं सही कह रहा हूँ, 80%। अच्छा। हाँ, पाकिस्तान इतना भी बुरा नहीं है। पाकिस्तान में नहीं, सुने, पाकिस्तान में 4 औरतें मर्जी से शादी करने के चक्कर में हों, जी पूरी दुनिया को ये तूफान है बदतमीजी। पाकिस्तान में तो ये हो गया, तो फला हो गया, तो ये हो गया। यानी रोना पाकिस्तान का इनका खत्म नहीं होता। कोई दुनिया में कंपैरेटिवली पाकिस्तान को इर्द गिर्द के माहौल में पाकिस्तान को देख लें। मैं इंडिया गया हूं, 18 शहरों में गया हूं, जितनी गुर्बत, जितनी अफलास वहां पर है। मैं अफगानिस्तान गया हूं, जितना, मैं ईरान इवन गया हूं। आप अंदाजा करें कि जिस जमाने में मैं ईरान में था, आज भी हालत यह है कि एक 100 रुपए के इतने ईरानी नोट आते थे कि ये थैला भरता था। ठीक, अच्छा, ये मैं इर्द गिर्द के मुल्क, दूर के जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं ताजिकिस्तान, अजरबैजान का वजीर आया यहाँ पर, तो वो अपनी बेटी के लिए कुछ चीजें खरीदना चाह रहा था जी। 1992 की बात कर रहा हूँ मैं, उसके साथ आई वाज कंडक्टिंग, वजीर खारजा था वो, राइट, ठीक। वो एक कॉन्फ्रेंस के अंदर 150 रुपए की वो एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी और साथ उसने शर्ट एक देखी जी। दोनों जो थी उसकी औकात से ज्यादा, वजीर खारजा की औकात से ज्यादा थी। मेरा जी चाहा कि मैं 150 रुपए की आर्टिफिशियल ज्वेलरी इसको कहूँ कि ये मेरी तरफ से बेटी को ले लीजिए। जी जी, बेटी, लेकिन प्रोटोकॉल में आप ये नहीं कह सकते। जी जी। पाकिस्तान, आप अंदाजा करें कि आप यहां से चलें अमृतसर की तरफ और सुबह के वक्त कहीं आपको खुदा आपको वहां ना ले जाए ट्रेन में, अर्ली मॉर्निंग जी, आपको ट्रेन के दोनों साइडों पे वो रफा हाजत करते हुए लाखों इंडियंस मिलेंगे जी, लाखों। स्लम एरियाज बहुत सब नहीं, मैं अमृतसर की बात कर रहा हूं। अच्छा जी जी, अच्छा, इन द सिटी आप बॉम्बे में चले जाएं वहां पे, तो ये पाकिस्तान में मसला सारा ये है कि हमने खौफ, आप देखें धमाके को जिस तरह ये पोर्ट्रे कर देंगे जी, यूं में ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है, ओ जी पाकिस्तान में ये होगा, दहशतगर्दी का वो मुकाम बन गया जी, 50,000 सेंसेशनलाइज किया जाता है। जी जी, ठीक, कभी भी कोई ढंग, आप 3,000 साढ़े 3,000 औरतें जो हैं एक्स बॉयफ्रेंड एंड हस्बैंड कत्ल करते हैं अमेरिका। बहुत कमाल हुआ। इसके बावजूद ICC
अब जो है वर्ल्ड 11 क्रिकेट की जो टीम है पाकिस्तान आ अल्लाह रही है करे इस साल, अल्लाह करे कि ये डराना शुरू ना हो जाए इवेंट के बाद, अल्लाह करे कि ये डराना शुरू ना हो जाए। मतलब मीडिया को अवॉइड करना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? मीडिया जैसे इस तरह बिहेव किया वैसे बिहेव करना चाहिए, मतलब पॉजिटिव बिहेव करना चाहिए। लाइव कॉल हम लेना शुरू कर रहे हैं, पहले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहां से? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नहीं है कॉलर को हम लेंगे, कॉलर हमारे साथ नहीं है। सर कितना बड़ा ये डिसीजन है आईसीसी की जानिब से? देखिए बहुत वर्ल्ड 11 आ रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड 11। आप सब कुछ आप कर सकते हैं। मैंने कहा पाकिस्तान का मामला, आप पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान से ज्यादा कुछ और नहीं है। मैं एक एनजीओ, बहुत बड़ी एनजीओ है, वुमेन एनजीओ जी, मैं न्यूयॉर्क में था, बहुत पहले मुशर्रफ के जमाने की बात है। तो वो एक न्यूयॉर्क की यूनाइटेड नेशंस की गैलरी में एक पंफलेट बांट रही थी, पाकिस्तान की बहुत बड़ी एनजीओ, यहां भी घूमती फिरती हैं खातून वो। जी जी, मैं नाम भी ले लूंगा अगर चाहेंगे। वो कि पाकिस्तान में 80% औरतें जो हैं वो रेप होती हैं। पूछा मैंने उनसे जाके कि जी कि ये फैमिली रेप, ऑनर किलिंग, मैं 3000 औरतें जो हैं, 3500 एवरेज हर साल जो है अमेरिका में मारी जाती हैं बाय देयर एक्स बॉयफ्रेंड, वहां शोर मचा होता है। लाइव कॉल या रोज प्रोग्राम यही होता है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहां से? से जनाब कहिए, क्या कहेंगे? जी, मैं और साहब से एक सवाल है। मैंने पहले जब आपके प्रोग्राम में कॉल किया तो मुझे थोड़ा सा टाइम दे दिए। जी पूछिए। जी मैं एक सवाल करता हूँ। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो सिर्फ मैं एक क्वेश्चन करता हूँ सर कि ये आज के दौर में लोग लिबरल से लिबरल होते जा रहे हैं, सेकुलर से सेकुलर होते जा रहे हैं। मैं देखता हूँ अपनी इस उम्र में, मेरे 23 साल एज है, तो सर इसको ये हदीस याद नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसने कहा कि पॉलिटिक्स एंड रिलीजन आर ट्विन ब्रदर्स, उसने कहा था। और फिर अल्लामा इकबाल साहब ने भी कहा था कि जलाली बादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, दीन जुदा हो, सियासत से तरक जाती है जंगी। जी बिल्कुल ठीक बात आ गई, बहुत शुक्रिया। मेरी बात सुने, मकसद तरह जी है, मैं ये समझता हूँ जी कि आइंदा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मलमतुल कुबरा कहा है, बड़ी जंग जो होनी है जी, वो बेसिकली इस्लाम और लिबरलिज्म एंड सेकुलरिज्म के दरमियान होनी है जी, क्योंकि बाकी देखिए इस वक्त 2 ही कन्वर्जन हो रही हैं, या लोग मुसलमान हो रहे हैं 2 to 3% पर अमेरिका में हो रहे हैं, इंग्लैंड में हो रहे हैं 3 to 4, या लोग सेकुलर हो रहे हैं। तो अब ये 2 जो खैमे जिनमें जंग होनी है, बाकी रिलीजन जो सब्सिडरी रह जाएंगे, तो वो लोग आइडेंटिफाई नहीं करते ना। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कौन साहब कहां से? जी वाहिद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी वाहिद साहब कहिए, क्या कहेंगे? जैसे अभी बात हो रही थी ड्रोन्स के ऊपर, क्या हमारी नेशनल जो एयर स्पेस है वो इतनी ही लीनियंट है कि या वो मॉनिटर्ड नहीं होती कि उसमें कोई भी ये आवारा किस्म के जो ड्रोन है अमेरिका के वो आ जाते हैं? पॉइंट टेकन वाइड सा पॉइंट आ गया आपका। और देखें बात सर ये है कि ये होता उस वक्त ही है कि जिस वक्त आपकी नेशनल पॉलिसी इस किस्म की ना हो। अब तो होता है कि शुमारी वज़ीरिस्तान में जो है इलाका बहुत ड्रोन, पूरा पाकिस्तान ड्रोन से कवर्ड नहीं है, रेडार से कवर्ड तो नहीं होता और एयर स्पेस, तो वो ज़्यादा पता कहीं ना कहीं वो कर जाते हैं। लेकिन अगर एक दफ़ा रिटेलिएट किया जाए तो फौरन तौर पे उसको मारा जा सकता है, गिराया जा सकता है, बाकी सारा। और ड्रोन का मसला पता है क्या होता है? ड्रोन का मसला ये होता है कि उसके साथ नीचे भी कोई बंदा ऐसा होता है कि जो चिप लगाता है, जो कुछ करता है, इनफॉर्मल एक टेक्निकल जंग है सर। और फिर उसके बाद ड्रोन बताते खुद भी इंसान तो उसमें होता नहीं है। तो असल मसला ये है कि एयरोस्पेस जो है ना, वो तो सियासत जो है, क्योंकि अब मैं राज खोलना नहीं चाहता, यूसुफ गिलानी साहब का मशहूर, या असद ज़रदारी साहब का, या मुशर्रफ साहब का जी, वो तो बड़े आराम से लोग कहते हैं हमें कोई परवाह नहीं, हम कंडेम करते रहेंगे, तुम मारते रहो, राइट। और उन्होंने दे अलाउड इट। मैं एक सेक्रेटरी फाटा को जानता हूं जी, उन्होंने स्टाफ कॉलेज में बाकायदा आके हमें लेक्चर दिया था कि ये बाबीले हैं, या बाबीली हैं जो इनको मारती हैं। तो मैंने उनको सिर्फ एक कहा था, मुझे ये बताओ, अबाबील मासूम को नहीं मारती थी, तुम सूरह उसकी मिसाल देते हो ना? नहीं जो 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 नहीं, तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारत मिन सिज्जील, तो तुम मिसाल देते हो, अल्लाह ने ठीक दुश्मन को निशाने मारे थे, तुम अल्लाह के साथ मिलाते हो ड्रोन को। मतलब एक जगह एक आदमी की जगह, यानी आप खुद सोचें कि कोलैटरल डैमेज हुए हैं, 90% लोग जो है एक आम सिविलियन मरे हैं जी। तो आप अल्लाह ने, पहली बात तो यह है कि
कोई अवाम जो हैं अपनी हुकूमत को इसलिए चुनते हैं, रियासत के दो ही काम होते हैं, जस्टिस करना और दूसरा ये होता है कि मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कायम करना। ये रियासत पाकिस्तान की रियासत का काम है। अगर पाकिस्तान की रियासत ही दूसरों को अलाउ करेगी कि तुम, अगर बेटे ने बाप ने यही कहना है मोहल्ले के बदमाश को कि तुम मेरे बेटे को थप्पड़ मारो जो ठीक करो, कोई भी तो इसका मतलब है कि बाप का रोल खत्म हो गया। एग्जैक्टली। नाज़रीन, प्रोग्राम में इतना ही। अगर आप फीडबैक देना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम से जमील फारूकी और औरिया मकबूल जान को इजाजत दीजिएगा।